वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिशन संभव में आज हमारा जीएसटी रिवीजन में टॉपिक होगा अपील रिव्यू एंड रिवीजन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी जो है एमसीक्यू में भी इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इस टॉपिक में एमसीक्यू के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आपको जो है जहाँ टाइम लिमिट दिया है, पीरियड दिया है, या वो आपको याद रखना है, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं तो वो आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और कभी कभी इसके ऊपर केस स्टडी भी आ जाती है। सो दोस्तों, ओके, ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। और आपको एक बात कह दूं कि हमने यहाँ पे लगभग जीएसटी के 70 to 80% टॉपिक्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो है ये जो अपील रिव्यू और रिवीजन आज का टॉपिक हम लेने वाला है। सो दोस्तों, मैं आपको ये कह दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने मिशन संभव की प्लेलिस्ट दी है। वो वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अराउंड 13 लेक्चर्स के आसपास हमारे हो गए हैं। तो ये टॉपिक आपने रिवाइज कर लिए होगे और अभी तक अगर आपने नहीं किए होगे तो देर की इस बात की, भाई साहब फटाफट रिवाइज कर लो। ओके, आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस बार जो हमारा टारगेट है, क्या इस बार 80 पार, ये आपको अचीव करने में डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस आएगा। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपील रिव्यू और रिवीजन। ओके, ये रिवीजन में आपको मैंने चार्ट की पीडीएफ दी हुई है और आपको चार्ट की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक में मैंने सारे चार्ट्स पीडीएफ कॉपी में अपलोड कर दी है। लेकिन अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो आप जो है हमारे वेबसाइट पे vsmartacademy.com पे बाय कर सकते हो, जिसकी बाय लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कंटिन्यूस यहाँ पे मैसेजेस दे रहा हूँ, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना चाहिए और आपको कैसे एम्फेसाइज करना चाहिए, सो दैट कम से कम टाइम में आपका इफेक्टिवली स्टडी हो। सो दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है। वो टेलीग्राम लिंक मेरा ऑफिशियल चैनल है। ओके, वो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें कंटिन्यूस मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। और टाइम टू टाइम जैसे ही यहाँ रिवीजन की वीडियो, जैसे अभी जीएसटी 2-3 लेक्चर्स के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हमारा चालू होगा यहाँ पे कस्टम्स। तो ये सारे हेल्पफुल वीडियो जो है आपको वहाँ पे लिंक देते रहूँगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में तो प्लेलिस्ट दी हुई है, तो आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ पे देख लेना है। और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं, 2 लेक्चर्स अमेंडमेंट के अपलोड किए हैं। ओके, यहाँ पे जीएसटी अमेंडमेंट्स के, आई होप आपने वो अमेंडमेंट का लेक्चर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अमेंडमेंट्स भी देखो, उसके बाद में रिवीजन आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन ऑन अपील रिव्यू एंड रिवीजन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन ऑन अपील एंड रिवीजन। ठीक है, सो नाम ये अपील रिव्यू एंड रिवीजन। तो अब दोस्तों, ये चैप्टर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है ये समझ लो। हमने पहले डिपार्टमेंट की पावर देखी। डिपार्टमेंट के पावर में आपको याद होगा और आपने वो रिवीजन वीडियो किया होगा, असेसमेंट एंड ऑडिट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखा और इन्वेस्टिगेटिव पावर देखा। अब जो भी प्रोसीडिंग हुई होगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ होगा, सेक्शन 73, 74, 76 में प्रोसीडिंग हुई होगी, या अदर जो भी प्रोसीडिंग हुई है, या सेक्शन 122 की, या 132 की, 129 की, 130 की, जहाँ जहाँ पे भी ऑर्डर आया, मे बी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या ओनली पेनल्टी का, तो आपके अगेंस्ट में एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया। अब एडजुडिकेशन ऑर्डर मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन ऑर्डर मतलब डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट में ऑर्डर फाइनल किया कि इतना आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी देना है, या इंटरेस्ट पेनल्टी देना है, या पेनल्टी देना है, या प्रोसिक्यूशन है, या कॉन्फिस्केशन है, या सर्च और सीजर है, व्हाट एवर इट में भी, जो भी ऑर्डर आपके अगेंस्ट में फाइनल किया। अब आपके पास क्या राइट है? आप क्या कर सकते हो? अब ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद आप लेके रोते तो नहीं बैठोगे, ओके, उसके अगेंस्ट में कोई तो एक्शन लोगे। तो ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको राइट्स दी है कि अगर हमारे ऑफिसर ने कोई भी ऑर्डर आपके अगेंस्ट में फाइनल कर दिया तो ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर होगा। और सेकंड पार्ट में मैंने ऑर्डर बाय ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी। पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर। अब देखो, ऑर्डर आने के बाद आप अपील फाइल करोगे। और एक चीज ख्याल रखना, अपील ऑर्डर के अगेंस्ट में जाती है, शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में नहीं जाती। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है, जो भी एग्रीड पर्सन होगा वो अपील फाइल करेगा। और एक कॉन्सेप्ट है रिव्यू। तो जो भी प्रॉपर ऑफिसर की ऑर्डर आएगी उसके अगेंस्ट में अपील या रिव्यू होगा। सबसे पहले तो हम ये फ्लो से जाते हैं कि अपील का फ्लो क्या है, अपील का फ्लो क्या है, फिर रिव्यू का फ्लो यहाँ कैसे कनेक्ट होता है, और फिर हम जाएंगे रिवीजन। तो इसमें हम 3 पार्ट देखने वाले हैं,
अपील, रिव्यू एंड रिवीजन। चार्ट में आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से समझेगा, सारे कनेक्शन लग जाएंगे। और यस, ये चार्ट के बेसिस पे अगर आप क्वेश्चनियर देख लेते हो तो यस, आपकी बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी। चलिए बात करते हैं अपील की। सबसे पहले अपील फाइल हो रही है। अपील बाय एग्रीड पर्सन, जनरली टैक्स पेयर, क्योंकि पहला ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर का है। अगर ऑफिसर का ऑर्डर है तो ऑफिसर अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में नहीं जाएगा। हाँ, रिव्यू में जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जनरली अपील, पहली अपील फाइल करता है एग्रीड पर्सन, जो टैक्स पेयर होता है या जिसके अगेंस्ट में पेनल्टी वगैरह लगाई गई है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। अब ये अपील जो है, ये पहली अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगी, जिसको मैं शॉर्ट में इसके आगे ए कहूंगा। यहाँ ए का मतलब अपीलेट अथॉरिटी। तो जब आप पहली अपील फाइल करते हो तो व्हाट इज द प्रोसीजर, बहुत समराइज वे में मैंने यहाँ दिया है। इतने पॉइंट्स भी आपने अच्छे से कर लिए तो इनफ, आप अच्छा स्कोर कर लोगे और यहाँ पे आने वाले एग्जाम में हमारा टारगेट अचीव करोगे इस बार आईडीटी में 80 बार, उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है। तो फॉर्म आएगा APL 01 मैनर। जनरली अपील जो है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है, लेकिन मैन्युअली कुछ केसेस में अलाउड है। कौन से केसेस में, अगर कमिश्नर नोटिफाई करता है कोई केस, या फिर आपकी ऑर्डर अपील जो है वो पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई है। मतलब कॉमन ऑफिसर क्या करता है, जब ऑफिसर कोई भी एडजुडिकेशन ऑर्डर देता है तो इसको पोर्टल पे अपलोड करता है, लेकिन कोई रीजन की वजह से अगर ये ऑर्डर पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई तो वो केस में मैन्युअल अपील फाइल हो सकती है। टाइम लिमिट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करना, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। जिस दिन आपको ऑर्डर कम्युनिकेट कर दी गई वहां से 3 महीने के अंदर अंदर ओके अपील फाइल होगी। अब देखो यहाँ पे ओके 3 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, मतलब जिस दिन ऑर्डर सर्व कर दिया गया, सर्व कर दिया मतलब बाय हैंड दे दिया गया या पोर्टल में डाल दिया गया या फिर मेल पे दिया गया। तो अगर अभी तो क्या होता है, जीएसटी की सारी ऑर्डर आपके पोर्टल में आ जाती है, पोर्टल में आ गई ऑर्डर, इसका मतलब भी अब आपको ऑर्डर कम्युनिकेट कर दी गई और जो ऑर्डर आपको कम्युनिकेट कर दी गई वहां से 3 महीने के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 1 मंथ फॉर रीजनेबल कॉज। चलो आप 3 महीने में अपील नहीं फाइल कर सके, लेकिन आपको उसके बाद फाइल करना है तो 1 मंथ का कॉन्डोनेशन मिल सकता है। अपीलेट अथॉरिटी से ये कॉन्डोनेशन लेके आना पड़ता है, यानी आपको ए के पास जाना पड़ता है, रीजनेबल कॉज बताने पड़ते हैं कि भाई क्यों आप लेट हो गए। अगर ए ने अलाउ कर दिया कि ठीक है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले 1 मंथ, हमको 1 महीना हम ओके और दे देते हैं, इन शॉर्ट आपकी अपील 3 महीने के बाद, लेकिन 4 महीने के पहले ओके 4 मंथ्स बिफोर आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। नाउ अब देखो आपकी अपील जाती है अपीलेट अथॉरिटी के पास, पर एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है प्री डिपॉजिट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना, मैं एक्सप्लेन तो करूंगा। 2 जगह प्री डिपॉजिट्स आते हैं, एक अपीलेट अथॉरिटी के आता है और दूसरा प्री डिपॉजिट नीचे अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए आता है। ये दोनों प्री डिपॉजिट्स आपको सुनना, ये दोनों प्री डिपॉजिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके ऊपर ओके कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चंस अगर आ गए तो मार्क्स आपको लेते आने चाहिए और बहुत अच्छे से मिलते भी है अगर आपको कैलकुलेशन जमते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ जब भी कोई अपील फाइल करता है, किसके पास, पहली अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो ये एग्रीड पर्सन को प्री डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं। सर ये प्री डिपॉजिट्स क्यों रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोर्ट का टाइम कोई वेस्ट ना कर दे ओके अननेसेसरी। जबकि पता होता है इंडिया में ऐसा होता है कि लोगों को पता है मैंने क्राइम किया है, मैंने फ्रॉड किया है, मैंने ये किया है, लेकिन सिर्फ केस को खींचने के लिए वो कोर्ट में केसेस डालते हैं और स्ट्रेच करते हैं और बचने की कोशिश करते हैं या टाइम बाय करते हैं सिंपल वे में। तो यहाँ गवर्नमेंट कहती है कि ये रेवेन्यू रिलेटेड लॉ है भाई, तुम जब टाइम बाय करोगे तो व्हाट अबाउट जब फ्यूचर में ओके आपके अगेंस्ट में एक्शन हो गई और आपको अगर टैक्स पे करना है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या। इसलिए ओके गवर्नमेंट ने कंपलसरी प्री डिपॉजिट रखा हुआ है। मेरा वर्ड फिर से मैं रिपीट करता हूं, कंपलसरी प्री डिपॉजिट रखा हुआ है। और ये ओके इसको हम मैंडेटरी प्री डिपॉजिट भी कहते हैं। जब आप ए के पास, ए मतलब कौन, अपीलेट अथॉरिटी, ये कहा जाएगा ए अपीलेट अथॉरिटी। तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जब अपील फाइल करोगे तो आपकी अपील तभी एक्सेप्ट होगी अगर आपने प्री डिपॉजिट रखा हुआ है। तो अब जो एग्रीड पर्सन है वो कह रहा है कि कितना प्री डिपॉजिट रखना पड़ेगा, मुझे जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, और उसके लिए मुझे प्री डिपॉजिट कितना रखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया है। गवर्नमेंट ने कहा देखो ओके फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन जो आपने अग्री किया है। अब देखो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप कुछ पार्ट अग्री करते हो और कुछ पार्ट नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट कहती है जो अग्री किया वो तो पैसा डाल दे भाई, और कि वो पैसा रोकने में क्या मतलब है। तो ये अग्रीड वर्ड आना चाहिए, विच ऑलरेडी अग्रीड ओके। तो फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन जो आपने अग्री कर लिया है। और दूसरा
10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स। हाँ, ये ध्यान रखना, जो आपका टैक्स अमाउंट है उसका 10%। मतलब क्या, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लूँ, ओके, तो यहाँ पे आपका ओके टोटल ऑर्डर है, टोटल ऑर्डर है, और ये टोटल ऑर्डर आपका 100 करोड़ का है। टैक्स इसमें ऐसा लेते हैं, टैक्स 100 करोड़ से, और पेनल्टी समझ लो 50 करोड़ से, इंटरेस्ट आपका 5 करोड़ से। ठीक है, इसमें आप डिस्प्यूट रेज कर रहे हो 30 करोड़ का। आप कह रहे हो कि भाई 30 करोड़ वैलिड नहीं, टोटल आपने ऑर्डर 100 करोड़ का दिया, पर इसमें 30 करोड़ तो वैलिड नहीं है, 70 करोड़ में एग्री करता हूं। तो यहां हम ऐसा लेंगे, टैक्स में एग्रीड अमाउंट कितना है, तो एग्रीड जो है आपका 70 करोड़ आप एग्री कर रहे हो, और डिस्प्यूटेड कितना है, तो डिस्प्यूटेड आपका जो है यहाँ पे 30 करोड़, डिस्प्यूटेड 30 करोड़। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, एक काम करो, ओके, ये 70 करोड़, इसका जो पेनल्टी प्रोपोर्शनेट है, जो आप एग्री कर रहे हो, तो 70 करोड़ का जो प्रोपोर्शनेट पेनल्टी होता है, इंटरेस्ट होता है, वो तो आप डिपॉजिट कर दो। ओके, तो अग्रीड, उसका प्रोपोर्शनेट पेनल्टी और इंटरेस्ट। और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो टैक्स का और उसकी प्रोपोर्शनेट पेनल्टी, तो टैक्स का आप 10% दे दो, टैक्स का आप 10% दे दो। ठीक है, तो टैक्स का यानी 3 करोड़ का आप डिपॉजिट रख दो, और ये 3 करोड़ का डिपॉजिट, और इंटरेस्ट और पेनल्टी का कोई डिपॉजिट रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो अग्रीड है टैक्स, उसका ही प्रोपोर्शनेट पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ता है। आपको जो अग्रीड नहीं है, तो आपको प्री डिपॉजिट सिर्फ 10% ऑफ टैक्स देना है। तो मैंने जो नोट दिया यहाँ पे, नो प्री डिपॉजिट फॉर डिस्प्यूट अमाउंट ऑफ पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड लेट फी। ओके, जो भी डिस्प्यूटेड है, पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी, इसका कोई नो प्री डिपॉजिट, इसका आपको प्री डिपॉजिट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कितना आपको प्री डिपॉजिट देना है, पर इसकी जो है अपर लिमिट फिक्स की हुई है, और अपर लिमिट क्या है, मैक्सिमम 25 करोड़ ईच फॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आईजीएसटी होगा तो 50 करोड़। इससे ज्यादा आपका प्री डिपॉजिट नहीं होगा। ओके, यानी मैक्स अमाउंट 25 करोड़ ईच फॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी ईच, और आईजीएसटी होगा तो वो सिचुएशन में 50 करोड़ का पेनल्टी मैक्सिमम प्री डिपॉजिट जाएगा। ओके सर, इसके ऊपर अमाउंट होगी तो नहीं, ये फिक्स है, इतना, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब एक स्टार करना नीचे, और ये क्या है, फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 129(3). अब 129(3) क्या है, आपने मेरा अगर ऑफेंस और प्रोसिक्यूशन का वीडियो देखा होगा तो वो देखना। मैं सच में कहूँ क्या, ये अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ कि पहले आप वो फ्लो से देखना, असेसमेंट ऑडिट वहां से देखना, असेसमेंट ऑडिट, फिर डिमांड ऑर्डर, फिर ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन, और फिर अपील में आना। वो इतना जबरदस्त फ्लो मैंने बना के रखा हुआ है कि हर कड़िया कहाँ कहाँ जुड़ी है मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा ध्यान से सुनिएगा। ओके, 129(3) में अगर आपका कन्वेंस डिटेन किया गया इन बिटवीन और डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिले, तो आपका कन्वेंस और गुड्स का डिटेंशन या सीजर होता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जैसे ई वे बिल नहीं मिला, इनवॉइस नहीं मिला, तो उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे कि ऑफिसर टैक्स पेयर कम फॉरवर्ड होगा तो पेनल्टी लगेगी, कम लगती है, टैक्स पेयर सामने नहीं आया तो पेनल्टी ज़्यादा लगती है, आपको पेनल्टीज की ऑर्डर आती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो ऑर्डर का अपील अगर आपको फाइल करना होगा, पेनल्टी लगी है सेक्शन 129(3) में, तो 25% ऑफ पेनल्टी ओके आपको जो है प्री डिपॉजिट रखना पड़ेगा। ये याद करके जाना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन 1 या 2 मार्क के लिए कोई बड़े प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट आ सकती है। ओके, तो स्पेशली 129(3) से रिलेटेड ये दिया है, क्योंकि वहां पेनल्टी ही लगती है 129 में, तो वो पेनल्टी का 25% आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी में अपील में जाना है। चलिए, अब अपीलेट अथॉरिटी के पास जब आप अपील में आओगे यहाँ पे, तो अपीलेट अथॉरिटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तो अपील जो फाइल हुई वो बाय एग्रीड पर्सन फाइल हुई, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है रिव्यू, यानी रिव्यू वैसे प्रैक्टिस में हम रिव्यू कहते हैं, लेकिन रियल सेंस में ये अपील बाय कमिश्नर होता है। मतलब सर नहीं समझा, अब बताता हूं। जैसे प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया, अब प्रॉपर ऑफिसर ने यहाँ पे जो ऑर्डर दिया है, कमिश्नर अपने ऑफिसर से ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कमिश्नर को डाउट आता है कि वो ऑर्डर लीगल नहीं है या प्रोप्राइटी नहीं है। अब लीगल और प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है कि भाई एज पर लॉ जो है ये ऑर्डर
जितने अमाउंट का होना चाहिए था उतने अमाउंट का नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, उसका ही ऑफिसर है, उसका ही ऑफिसर है तो वो तो प्रॉपर करेगा। नहीं बेटा, कभी कभी ऑफिसर भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ऑफिसर भी इन्वॉल्व होते हैं, या ऑफिसर नया नया है, अभी अभी यूपीएससी एमपीएससी होके आगे आया हुआ है, उसको लॉ अच्छे से पता ही नहीं है, तो एज पर लॉ ऑर्डर नहीं है उसके ही ऑफिसर की। या प्रोप्राइटी, अब समझ लो सर ये प्रोप्राइटी क्या होता है। अगर आपने ऑडिट ढंग से पढ़ा होगा तो ऑडिट में प्रोप्राइटी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और प्रोप्राइटी कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है कि अगर आपका खुद का पैसा होता, खुद का रेवेन्यू होता, समझ में आया क्या, खुद का पैसा और रेवेन्यू होता, तो आप जिस तरह से कॉन्शियसली हर चीज देखते हैं, ओके, एक्यूरेसी से देखते हैं, वैसा ऑफिसर ने नहीं किया और ऑर्डर कुछ भी फाइनल कर दिया, तो वो केस में ओके लीगल और प्रोप्राइटी नहीं होगा। तो कमिश्नर अपने ही ऑफिसर का ऑर्डर अपील में लेके जाता है अपीलेट अथॉरिटी के पास, यानी वो कमिश्नर कहता है, कमिश्नर ही डायरेक्ट करता है कि भाई प्रॉपर ऑफिसर तेरा ऑर्डर मुझे सही नहीं लग रहा है, एज पर लॉ नहीं लग रहा है, प्रोप्राइटी नहीं लग रहा है, ये दो वर्ड्स आने चाहिए, लीगल और प्रोप्राइटी नहीं लग रहा है। ओके, तू कमिश्नर अथॉरिटी के पास अपनी ऑर्डर का रिव्यू करवा ले कि तेरा ऑर्डर सही है नहीं है। इसको रियल सेंस में अपील बाय कमिश्नर कहा जाता है, और नॉर्मल सेंस में रिव्यू कहा जाता है। तो ये कैसे होता है, तो कमिश्नर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कमिश्नर फ्रॉम एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट। अब मेरा एक केस आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरे एक क्लाइंट के केस में सीजीएसटी ऑफिसर ने ऑर्डर इशू किया। अब यहाँ पे जो है क्रॉस पावर है, क्रॉस क्रॉस एम्पावरमेंट है। मतलब क्या, अगर कोई केस सीजीएसटी डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का टैक्स फाइनल कर सकता है, या कोई केस अगर एसजीएसटी डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का अमाउंट फाइनल कर सकता है। तो इसको कहते हैं हम क्रॉस एम्पावरमेंट। तो ये क्रॉस एम्पावरमेंट पावर होने की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है कि सेंट्रल वालों ने केस फाइनल कर दिया जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइनल हो गया, लेकिन स्टेट वालों को अग्री नहीं है। स्टेट वाले कह रहे हैं कि नहीं, सेंट्रल वाले के ऑफिसर ने जो है यहाँ पे कम अमाउंट पे फाइनल किया है जबकि अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। तो एसजीएसटी ऑफिसर्स यहाँ कमिश्नर को, सीजीएसटी के कमिश्नर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो आपके ऑफिसर ने ऑर्डर फाइनल किया वो रिव्यू के लिए लो भाई। ओके, हमें लगता है कि वो ऑफिसर जो है ओके सही तरह से फाइनल नहीं कर रहा है। तो ये यूटीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफिसर भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर्म जाएगा एपीएल 03। हाँ, तो यहाँ अगर रिव्यू होना है, जैसे नॉर्मल अपील का फॉर्म है एपीएल 01, तो यहाँ पे एपीएल 03 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा, लेकिन कुछ नोटिफाइड केस में कमिश्नर मैन्युअली भी अलाउ कर सकता है, या ऑर्डर अपलोड नहीं हुई होगी तो वो केस में मैन्युअल अलाउड हो सकता है। टाइम लिमिट डी है 6 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, यानी अगर कमिश्नर को अपने ही ऑफिसर का ऑर्डर रिव्यू करवाना है तो 6 महीने के अंदर वो रिव्यू करवा सकता है। कॉन्डोनेशन 1 मंथ, और यहाँ पे प्री डिपॉजिट नहीं चाहिए, ये स्टार करना, यहाँ पे कोई प्री डिपॉजिट नहीं चाहिए, क्योंकि कमिश्नर खुद कहाँ से पैसा लाएगा, वो तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है भाई, वो सिर्फ अपने ऑफिसर की ऑर्डर रिव्यू करवा रहा है कि एज पर लॉ है या नहीं है, प्रोप्राइटी है या नहीं है, तो वो कहाँ से पैसा देगा। हाँ, लेकिन अगर टैक्स पेयर है या जो अग्रीड पर्सन है वो अगर यहाँ पे अपील फाइल करना चाहता है तो उसको ये प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। ये स्टार कर देना भाई साहब, ये प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। डन डना डन डन बोलो, यस सर, डन डना डन डन। चलिए अब आगे हम थोड़ा यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी, तो ये किससे रिव्यू करवाएगा, तो ये अपीलेट अथॉरिटी से रिव्यू करवाएगा। तो अपीलेट अथॉरिटी के पास ओके 2 केस में ऑर्डर आती है, एक अपील बाय एग्रीड पर्सन एंड रिव्यू बाय कमिश्नर। ओके, कमिश्नर ऑर्डर अपीलेट अथॉरिटी से रिव्यू करवाता है कि देखो भाई लीगल है, प्रोप्राइटी है या नहीं है। अब ये अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है, जिसे हम कहते हैं, लिख दो साइड में, ए, जिसे क्या कहते हैं बेटा, ए। तो ऑर्डर पास बाय एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, यानी अगर ये ऑर्डर बाय पीओ जो मैंने लिखा है ये एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर हो गए और इन्होंने ऑर्डर दिया होगा, तो इनकी ऑर्डर का अपील या रिव्यू कमिश्नर अपील के पास जाता है। ध्यान रखना, किसके पास जाता है, कमिश्नर अपील के पास जाते हैं। और असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर होगा या सुप्रिटेंडेंट की ऑर्डर होगी तो एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर अपील्स, ये वर्ड जरूर लिखना, कमिश्नर अपील्स और जॉइंट कमिश्नर अपील्स, इनके पास वो ऑर्डर जाता है फॉर रिव्यू। ठीक है, ए शैल नॉट रेफर केस बैक टू द फ्रेश एडजुडिकेशन, ये स्टार करना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे अपील फाइल हो जाती है और डिस्कशन हियरिंग चलते रहती है, लेकिन धीरे धीरे जो कमिश्नर अपील्स है उसको ऐसा लगता है कि यार ओके एडजुडिकेशन जो हमारे ऑफिसर ने किया ना वो बिल्कुल सही नहीं किया हुआ है। ओके भाई आईटीसी की प्रोविजन ढंग से नहीं पड़ी, ओके उससे रिलेटेड सर्कुलर ढंग से नहीं पढ़े, ओके और अपने हिसाब से ऑर्डर फाइनल कर दिया। ये ऑर्डर जो है ओके यहाँ पे कमिश्नर अपील को ऐसा लग रहा है या जॉइंट कमिश्नर अपील को ऐसा लग रहा है कि
सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स और रिसेंट केस लॉस को, एडवांस रूलिंग को, साथ साथ में एक्ट की प्रोविजन को, सारे फैक्टर को अगर ऑफिसर कंसिडर करता तो ऐसी ऑर्डर पास नहीं करता। तो ये क्या हो जाता है बहुत सी बार कि टैक्स पेयर एग्रीड पर्सन रिक्वेस्ट करता है कि भाई वो कोर्ट में कहता है, हियरिंग में कहता है, जैसे मैं जब भी हियरिंग में जाता हूँ ओके, तो वो हम ये पॉइंट रख सकते हैं कि भाई कमिश्नर अपील को हम कह सकते हैं कि ये ऑफिसर ने जो है ये सर्कुलर, ये नोटिफिकेशन या फिर ये एडवांस रूलिंग या ये केस लॉ रेफर ही नहीं की और मन चाहे वैसा ऑर्डर फाइनल किया। तो फिर यहाँ पे कमिश्नर अपील यानी सिंपल वे में अपीलेट अथॉरिटी केस क्या वापस भेज सकता है फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन कि भाई वो केस सामने आया हुआ है, समझ लो ये केस है और ये केस सामने आया हुआ है और इसमें दलील है यहाँ पे एग्रीड पर्सन की कि बहुत सारे पॉइंट्स कंसीडर नहीं किए हमारे ओके, तो ऑफिसर या कमिश्नर अपील कहेगा कि ये लो केस वापस ओके, वापस फ्रेश एडजुडिकेशन करो, नहीं ओके, कमिश्नर अपील फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए नहीं भेज सकता। फिर क्या करेगा कमिश्नर अपील? तो कमिश्नर अपील वो कहेगा एग्रीड पर्सन को चलो तुम्हारे कौन कौन से पॉइंट तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कंसीडर होने चाहिए ओके प्रोड्यूस में ओके, और वो पॉइंट जो दलीलें वो रख रहा है कि सर ये सर्कुलर कंसीडर नहीं हुआ, ये नोटिफिकेशन कंसीडर नहीं हुआ ओके, ऑफिसर ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ये एडवांस रूलिंग कंसीडर नहीं हुई, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कंसीडर नहीं हुआ, वो सारे पॉइंट कमिश्नर अपील खुद ही देखेगा और खुद ही कंक्लूड कर लेगा केस को, वो केस वापस नहीं भेजेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। और ऑर्डर टू बी पास बाय ए विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग अपील ओके, 1 साल के अंदर अंडरलाइन करना यहाँ पे ऑर्डर पास हो जानी चाहिए। तो ये हमने पहला पार्ट अपील और रिव्यू हमने देखा। चलिए अब मैं थोड़ा ये पार्ट पे आता हूँ एंड दैट इज रिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करना रिवीजन। देखो ऑर्डर बाय ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी। अब आपका पहला सवाल कि सर ये रिविजनल अथॉरिटी क्या होती है, वो नीचे में बताऊंगा यहाँ रिविजनल अथॉरिटी क्या होती है। पर ऐसा कोई ऑफिसर जो रिविजनल अथॉरिटी नहीं है या बिलो द रैंक ऑफ रिविजनल अथॉरिटी मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर के नीचे है या जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के नीचे वाला पोस्ट है और उन्होंने ऑर्डर फाइनल की और वो ऑर्डर ऐसी लग रही है कि कंप्लीटली इरोनियस है, प्रीजुडिशियल टू रेवेन्यू है या इलीगल और इम्प्रॉपर है या नॉट कंसिडरिंग द मटेरियल फैक्ट्स। जनरली ये कब होता है? 2-3 केस में होता है कि जो ऑफिसर ने एडजुडिकेशन किया हुआ है, क्योंकि एडजुडिकेशन तो हो गया और जो ऑफिसर ने एडजुडिकेशन किया उसने रेवेन्यू के फेवर में एडजुडिकेशन नहीं किया, जबकि रेवेन्यू के हिसाब से ये 100 करोड़ का डिमांड होना चाहिए, उसने 60 करोड़ में फाइनल किया। हो सकता है उसको लॉ का नॉलेज ना हो सकता है हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो विच अफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, कंप्लीटली इरोनियस है और प्रीजुडिशियल टू रेवेन्यू है। पता नहीं कैसे उसने कम अमाउंट में सेटल कर दिया, या कंप्लीटली इलीगल है, इम्प्रॉपर है, या नॉट कंसिडरिंग द मटेरियल फैक्ट्स ओके। तो ऐसे सिचुएशन में कोई ऐसी ऑर्डर दे दी, समझ लो आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं, ब्लॉक क्रेडिट मोटर व्हीकल 13 से नीचे कैपेसिटी हो और वो नॉर्मली हो, एक्सेप्शन में नहीं आता, क्रेडिट मिलता ही नहीं, ऑफिसर ने अच्छा उसका क्रेडिट अलाउ कर दिया, इलीगल, कंप्लीटली इलीगल, इम्प्रॉपर। ऐसे कैसे क्रेडिट अलाउ कर दिया मोटर व्हीकल का? या कोई मटेरियल फैक्ट्स को कंसीडर ही नहीं किया, बस अपने हिसाब से कम कर दिया। इन सिंपल वर्ड मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहां पे अगर 3 केस लर्न करके जाना, इरोनियस होगी जो ये वर्ड आने चाहिए, प्रिजुडिशियल टू रेवेन्यू होगा, या इलीगल और इम्प्रॉपर होगा, या नॉट कंसिडरिंग द मटेरियल फैक्ट्स को कंसिडर नहीं किया गया, तो फिर ओके रिवीजन हो सकता है। और रिवीजन बाय हुम? द रिविजनल अथॉरिटी यहां पे रिवीजन करती है। तो रिविजनल अथॉरिटी ऑन हिज ओन मोशन, खुद होके, या इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम, या उसको इंफॉर्मेशन बाहर से मिली, या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ओके, यहां पे ये करेक्शन कर लेना, on the request of HGST UTGST कमिश्नर may call for and examine the records। तो 3 केस में खुद होके या बाहर से इंफॉर्मेशन मिली या HGST UTGST के या कमिश्नर की रिक्वेस्ट आई कि ये ऑर्डर को देखो ये कंप्लीटली इलीगल है और ये जो है इम्प्रॉपर है, इरोनियस है ओके, और इसको कंसिडर करो, तो वो सारे रिकॉर्ड्स बुलाएगा रिविजनल अथॉरिटी, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं, सारे रिकॉर्ड्स। अब ऑल रिकॉर्ड्स का मतलब क्या? ऑल रिकॉर्ड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय आरए, मतलब वो जरूरी नहीं कि जो पीरियड का ऑर्डर लगा है उसी पीरियड का यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स मंगवाएगा। समझ लो ये जो ऑर्डर जो कहा जा रहा है कि इरोनियस है, वो 22-23 का ऑर्डर था और 22-23 के फिनेंशियल ईयर का ऑर्डर गया था जो कहा जा रहा है इरोनियस, लेकिन यहाँ पे इतनी पावर है रिविजनल अथॉरिटी के पास, 22-23 का तो रिकॉर्ड मंगवाए गई और उसके पहले के भी रिकॉर्ड जो अवेलेबल है सारे रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे। अब इसमें डर क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं बताता हूँ कि
कौन से ऑर्डर को कहा गया कि वो इम्प्रॉपर है, इलीगल है? फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो यहाँ पे नोटिस आया था, वो नोटिस पे जो ऑर्डर हुआ कि वो इलीगल, इम्प्रॉपर, इरोनियस कहा गया। लेकिन आरए ने वो तो रिकॉर्ड्स मंगवाई वही फाइनेंशियल ईयर के, उसके पहले के भी रिकॉर्ड्स मंगवा लिए भाई साहब। अब उसके पहले के रिकॉर्ड्स में जिसका कोई नोटिस नहीं था, जिसका कोई ऑर्डर नहीं था, अगर वो रिकॉर्ड्स में यहाँ पे कि कुछ गड़बड़ निकली तो तू तो गियो बेटा, तू तो गियो, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है। तो यहाँ बड़ा डर रहता है, इसलिए ओके यहाँ पे ध्यान रखना, ऑफिसर के साथ एडजस्टमेंट मत करना। एडजस्टमेंट करके अगर उसने कम अमाउंट का ऑर्डर दे दिया, आप 2 मिनट के लिए खुश हो जाओगे, लेकिन नज़दीक के फायदे से ज़्यादा दूर का नुकसान जरूर देखिएगा। अभी तो फायदा हो जाएगा जब ऑफिसर ऑर्डर देगा, लेकिन उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो ऑर्डर रिव्यू या रिवीजन के लिए ले सकते हैं। और जब रिवीजन के लिए ऑर्डर खुलेगा ना भाई, तो ये तो खुलेगा ही, उसके पहले का भी खुल जाएगा बहुत कुछ। तो यहाँ पे नज़दीक का तो फायदा लगेगा, लेकिन दूर का बहुत नुकसान हो सकता है ना। अब आपका एक बहुत ही बेसिक सवाल होगा, सर क्या? तो सर रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंस है? रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंस है? रिव्यू करते वक्त कमिश्नर कंफर्म नहीं है कि भाई ये यहाँ पे इलीगल है, इम्प्रॉपर है, उसको लग रहा है कि भाई जो ऑर्डर दी गई नॉट लीगल और नॉट प्रोप्राइटी, ऐसा लग रहा है कि एज पर लॉ नहीं है। और रिवीजन में वो कंफर्म है कि इम्प्रॉपर, इलीगल। जब रिव्यू में उसको लग रहा है कि भाई लीगल नहीं हो सकती या फिर प्रोप्राइटी नहीं हो सकती, तो वो खुद कुछ नहीं करता है, वो जो है अपीलेट अथॉरिटी के पास उसका अपील फाइल कर देता है। अपील फाइल करने के लिए बोलता है कि ऑर्डर को अपीलेट अथॉरिटी चेक करे कि एज पर लॉ है या नहीं है। रिवीजन में रिविजनल अथॉरिटी को कंफर्म पता होता है कि इरोनियस है, इलीगल, इम्प्रॉपर है, या बस मटेरियल फैक्ट्स को कंसीडर नहीं किया है। और ये मटेरियल फैक्ट्स को कंसीडर नहीं किया, इसलिए ये ऑर्डर आई है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे रिविजनल अथॉरिटी आपके रिकॉर्ड्स मंगवा सकती है। अब ये रिविजनल अथॉरिटी होती कौन है? अगर एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो वो केस में रिविजनल ऑर्डर होती है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट तो ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, ये रिविजनल अथॉरिटी होती है। अब बहुत सी बार आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि देख भाई ओके कुछ एडजस्ट करना है तो ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। ऊपर तक क्यों पहुंचाना पड़ता है पता है क्या? कि अगर आपका एडजुडिकेशन यहाँ पे या एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर ने कर लिया तो कमिश्नर इसको रिव्यू में डाल सकता है, ऊपर वाला आदमी रिव्यू में डाल सकता है, या ऊपर वाला आदमी रिवीजन में डाल सकता है। तो डर तो रहता ही है। ऐसा नहीं होता है कि ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया तो अब कोई उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं करेगा, ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं, वो खोल सकते हैं वापस से ऑर्डर। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखना, ये जस्ट एज अ कॉमेडी बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं आपको कह दूँ, हायर अथॉरिटी के पास ऑलवेज ये ऑफर होती है, ऑलवेज ये राइट्स होते हैं कि वो लोअर अथॉरिटी का ऑर्डर आइदर रिव्यू में ओपन करे या रिवीजन में ओपन करे। तो रिविजनल अथॉरिटी यहाँ पे दी गई है। आफ्टर इंक्वायरी पास सच ऑर्डर एज ही थिंक फिट just and proper which includes enhancing, modifying और annulling the original order। मतलब रिविजनल अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो ओरिजिनल ऑर्डर में जो टैक्स मांगा गया, पेनल्टी मांगी गई, इंटरेस्ट मांगा गया, वो बढ़ा दे या उसको मॉडिफाई करे या ओरिजिनल ऑर्डर को कैंसिल कर दे। इतनी पावर है कि दिस ऑर्डर इज इम्प्रॉपर, इलीगल, कैंसिल कर देगा और वापस से रीएडजुडिकेशन कर देगा। इतनी पावर दी है रिविजनल अथॉरिटी के पास। सर अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे रिविजनल अथॉरिटी पे? कौन कौन सी केस में रिवीजन हो सकता है, ये तीनों लर्न करके जाना। अच्छा, किसके रिक्वेस्ट पर रिवीजन हो सकता है, ये करके जाना। एमसीक्यू होगा तो सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। और रिविजनल अथॉरिटी कौन, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। पावर क्या है, तो वो ऑर्डर एनहांस कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है या ओरिजिनल ऑर्डर को एनल कर सकती है। अब दो क्वेश्चन जो कभी कभी केस स्टडी में आते हैं, और कौन से दो क्वेश्चन केस स्टडी में आते हैं? ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज बाय आरए। कौन सी ऐसी ऑर्डर्स है जो आरए रिवाइज नहीं कर सकता? पहला, यहां पे ऑर्डर सब्जेक्ट टू अपील बिफोर एए, एटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई ऑर्डर का अपील फाइल हो गया होगा एए के पास या एटी के पास या यहां पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास, तो कोई ऑर्डर का यहां पे अपील फाइल हो गया है, तो फिर आरए इतना बड़ा नहीं है कि जुडिशियल अथॉरिटी के ऊपर चले जाए। आरए है वो नॉर्मल कमिश्नर है, प्रिंसिपल या ज्वाइंट कमिश्नर, तो इतना बड़ा नहीं है कि जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर चला जाए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी ऑर्डर पेंडिंग है कोर्ट के पास, तो वो रिवाइज नहीं कर सकता। अब जो भी ये कोर्ट देखेगी कि कितना भी वो इम्प्रॉपर हो, इलीगल हो, इरोनियस हो, पर आरए कुछ नहीं कर पाएगा अगर अपील में ऑर्डर पड़ी होगी। दूसरा, ऑर्डर हैविंग पीरियड बिफोर 6 months आफ्टर 3 years फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ये वाला पॉइंट अच्छे समझ लो।
अगर कोई ऑर्डर आ जाती है ऑफिसर की, ये एडजुडिकेशन ऑर्डर आती है, तो 6 महीने तक रिवीजन नहीं हो सकता, 6 मंथ तक रिवीजन नहीं हो सकता। ओके, ये जो ऑर्डर आने के बाद 6 महीने का यानी 3 महीने का टाइम अपील के लिए होता है, 1 महीना कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, या फिर 6 महीना रिव्यू के लिए हो सकता है। तो पहले उसका पूरा 6 महीने का टाइम, रिव्यू तक का टाइम, यानी अपील का 3 महीना और रिव्यू करना हो तो 6 महीना, तो वो टाइम पूरा कंप्लीट होने देते। 6 महीने तक आरए हाथ भी नहीं लगा सकता ऑर्डर को। जब भी कोई ऑर्डर रिवीजन करना होगा तो वो ओके 6 महीने के बाद, यानी ओके जहां तक ऑर्डर हैविंग पीरियड बिफोर 6 मंथ्स के लिए रिवीजन नहीं ले सकता और 3 इयर्स के बाद नहीं ले सकता। यानी इन सिंपल वर्ड, उसको अगर रिवीजन के लिए लेना है तो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद और 3 साल के पहले फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ये रिवीजन के लिए लेना पड़ेगा। नाउ थर्ड, ऑर्डर ऑलरेडी टेकन फॉर रिवीजन। अगर कोई ऑर्डर ऑलरेडी रिवीजन में ले ली तो उसको फिर से रिवीजन में कैसे लेंगे। और नेक्स्ट, रिविजनल ऑर्डर, और खुद ही रिविजनल ऑर्डर, पहले कभी रिवीजन हुई होगी, वापस वो रिवीजन में आ सकती है क्या? तो नहीं, वो वापस रिवीजन में नहीं आती है। ओके, तो ये रट्टा मारना, लर्न कर लेना कौन कौन सी ऑर्डर ओके रिवाइज नहीं हो सकती। एक पहला पॉइंट कोर्ट के पास गया। ओके, दूसरा यहाँ पे 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए तो नॉट बिफोर 6 मंथ एंड नॉट आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ऑलरेडी आरए में पड़ी है तो उसको रिवाइज नहीं हो सकता है। और तीसरा, जो ऑलरेडी रिवाइज हो चुकी है उसको सेकंड टाइम रिवाइज नहीं हो सकता। तो ये 4 ऑर्डर्स रिवाइज नहीं हो सकती बाय आरए। पर इसके एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मतलब क्या कि कौन से केसेस में रिवाइज हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट। कौन से केस में रिवाइज हो सकती है? तो देखो, आरए में पास एन ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट नॉट रेज इन अपील बिफोर एए, एटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिफोर एक्सपायरी ऑफ ओके टाइम पीरियड दिया है। अब मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूं। समझ लो, जो ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट में ऑर्डर फाइनल किया था, जो ऑफिसर ने ऑर्डर फाइनल किया था उसमें 3 पॉइंट थे। एक आईटीसी का था, एक वैल्यूएशन का था, और एक समझ लो कोई प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट वगैरह होगा। इसमें से, या रेट का पॉइंट होगा, ठीक है, जीएसटी रेट गलत लिए गए। इसमें से आपने अपील सिर्फ एक बार फिर से, कौन कौन सा? आईटीसी का पॉइंट था, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पॉइंट था, और टैक्स रेट का था। टैक्स रेट का, ऐसे 3 पॉइंट थे ऑर्डर में। इसमें से आपने अपील सिर्फ आईटीसी का फाइल किया। आपने अपील किसका फाइल किया? सिर्फ बेटा आईटीसी का अपील फाइल किया। कौन सा रह गया? वैल्यू और रेट। ये आपने पॉइंट रेज ही नहीं किया इन अपील बिफोर एटी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहां गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो पॉइंट रेज नहीं हुए, ये 2 पॉइंट रेज नहीं हुए, तो इसका आरए हो सकता है, इसका रिवीजन हो सकता है। तो और वो रिवीजन कब? विद इन बिफोर एक्सपायरी ऑफ, ध्यान सुनना, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन अपील। यानी जब कोर्ट का डिसीजन आएगा वहां से 1 साल के अंदर उस पॉइंट का रिवीजन हो सकता है जो कोर्ट में छेड़ा नहीं गया, जो कोर्ट में यहाँ पे पॉइंट था ही नहीं, ओके, फॉर अपील। और 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल ऑर्डर विच एवर इज लेटर। ओके, यानी 1 ईयर फ्रॉम द कोर्ट ऑर्डर या 3 इयर्स फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्डर। ओके, वहां से विच एवर इज लेटर जो रहेगा, ये लर्न करके जाना, हम उस पॉइंट पे रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, तो देखो, अब देखो अपीलेट अथॉरिटी यहां पे समझना, इसकी ऑर्डर आती है या आरए की ऑर्डर आ गई, रिवीजन होके आरए की ऑर्डर आ गई, वे भी एनहांसमेंट, मॉडिफिकेशन या एनलमेंट, आरए का ऑर्डर आ गया। अब ये ए और आरए के ऑर्डर के अगेंस्ट में आइदर टैक्स पेयर सेटिस्फाइड नहीं है, या जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई वो सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर ओके जहां तक देखा जाए डिपार्टमेंट भी एग्रीड नहीं है, यानी डिपार्टमेंट खुद ही अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में एग्रीड नहीं है, या फिर आरए के ऑर्डर में डिपार्टमेंट एग्रीड नहीं है, या एग्रीड पर्सन होगा वो एग्रीड नहीं है, तो दोनों लोग अपील में जा सकते हैं। किसके पास जाएंगे अपील में? तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वो अपील में जा सकते हैं। नाउ, अपील बाय एग्रीड पर्सन, अगर एग्रीड पर्सन अपील फाइल कर रहा है एपीएल 05 में करेगा विद इन 3 मंथ्स ओके फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। और यहाँ एक्सटेंशन कितना है? तो यहाँ पे एक्सटेंशन जो दिया गया है, ये देख लेना, यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया फॉर द 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3+3, तो हो सके तो ये पीरियड याद रख के जाना, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो 3+3 ओके, फॉर्म और टाइम लिमिट नीचे हम देखेंगे। और डिपार्टमेंट फाइल कर रहे थे एपीएल 07 में, और डिपार्टमेंट 6 मंथ्स में फाइल कर सकता है। एग्रीड पर्सन 3+3 और डिपार्टमेंट 6 मंथ्स में अपील फाइल कर सकता है। अपील किसके पास जाएगी? तो अपील जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो अब ये अपीलेट ट्रिब्यूनल का अपील जब भी फाइल होगा और एग्रीड पर्सन अपील फाइल करेगा तो प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट फाइल करेगा तो प्री डिपॉजिट नहीं होता है, एग्रीड पर्सन को प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो पहले भी हमने प्री डिपॉजिट कॉन्सेप्ट देखा था, और अब आप ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो तो यहां पे भी प्री डिपॉजिट है। कितना प्री डिपॉजिट है? तो फुल अमाउंट ऑफ, देखो
ओके, यहाँ पे मैंडेटरी प्री डिपॉजिट, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन अग्री, मतलब आपने जितना अग्री किया है वो फुल अमाउंट, वो तो हमारा ऑलरेडी भरा हुआ है, ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ है, ये यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया हमने, जो अग्री किया था ऊपर अगर देखते हो तो ऊपर ही हमने डिपॉजिट कर दिया था, तो ठीक है, तुमने ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ है, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज इन एडिशन टू प्री डिपॉजिट विथ ए, एक्चुअली ये नोट नीचे चाहिए, एक्चुअली ये नोट नीचे चाहिए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो और 20% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स, अब थोड़ा समझ लो, अब थोड़ा समझ लो इस पॉइंट को, और ये पॉइंट ऐसा एरो बता दो नीचे चाहिए नोट वाला, यानी यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा ये वाला पॉइंट। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन अग्रीड। अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपका टोटल ऑर्डर जो ओरिजिनल ऑर्डर आई, ठीक है, जिसमें टैक्स की आई 100 करोड़ समझ लो, पेनल्टी की आई 50 करोड़ समझ लो, और इंटरेस्ट का आया यहाँ पे 5 करोड़, ये ओरिजिनल ऑर्डर है, ठीक है। इसमें से आपने अग्री किया, अग्रीड 70 करोड़, उसका प्रोपोर्शनेट पेनल्टी जो भी आता है और प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट जो भी आता है वो आपने अग्रीड किया, अब वो कैलकुलेट कर लेना। नॉट अग्रीड क्या हुआ, ओके, जो मैंने ऊपर पढ़ाया नॉट अग्रीड, आपने क्या अग्री नहीं किया, तो 30 करोड़, उसका प्रोपोर्शनेट पेनल्टी और प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट आपने अग्री नहीं किया। तो अब देखो क्या कहते हैं, ये तो जितना भी आपने अग्री किया और प्रोपोर्शनेट पेनल्टी और इंटरेस्ट ये तो आपको देना पड़ेगा, और वो तो आप ऑलरेडी डाल चुके हो, वो आप तो ऑलरेडी डाल चुके हो। अब जब केस अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है तो ठीक है, डिस्कशन हुआ ए के पास, और ए के पास डिस्कशन होने के बाद आपने पहले 70 करोड़ अग्री किया था, चलो और 10 करोड़ अग्री कर लिया कि ठीक है, और एक्स्ट्रा 10 करोड़ जो एक पॉइंट का था आपने अग्री कर लिया कि भाई 70 + 10 80 करोड़ का अग्रीड हो गया। अब आपने ऑलरेडी कितना डाला हुआ है प्री डिपॉजिट, आपने ऑलरेडी 70 जो अग्री किया हुआ तो पैसा दिया है, अगर आपने कोई एडिशनल अग्री किया होगा तो फिर वो भी ऐड करो, वो इन एडिशन टू अब आपने 10 करोड़ अग्री एडिशनल अग्री किया है, 10 करोड़ एडिशनल अग्री किया है, तो फिर वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट और पेनल्टी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अब आपका एक सवाल आता है, सर मैंने नहीं अग्री किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, आज भी मैं वही पॉइंट पे स्टिक हूं कि मैं 70 करोड़ का ही टैक्स होगा और मेरा इंटरेस्ट और पेनल्टी होगा, और यही पॉइंट पे मैं स्टिक हूं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी डाला हुआ है। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ अग्री किया होगा तो वो डालना पड़ेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, अब यहां पे 20% ऑफ डिस्प्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स, अब 20% मतलब क्या, जब आप ए के पास गए तो ए के पास आपने इसका टैक्स का 10% यानी 3 करोड़ डाल दिया था। अब इन एडिशन टू 3 करोड़ जब आप 80 के पास जाओगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, तो 30 करोड़ का 20% यानी 6 करोड़ और देना पड़ेगा, यानी अब ये इन एडिशन टू, एक्चुअली ये जो नोट है ना, ये नोट ए बी को दोनों को है, दोनों को है, ए और बी, वो गलती से प्रिंट ऊपर हो गया, वो बी के बाद चाहिए नोट, तो ऐसे केस में 3 करोड़ तो तुमने ए को दिया था, और ये 20% आपको 6 करोड़ ऑफ टैक्स ओनली, पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं, टैक्स ओनली, उतना प्री डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स का ही देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 करोड़, ओके, फॉर यहां लिख दो फॉर CGST और SGST ईच, ओके, या मैक्सिमम लिमिट है 50 करोड़, और IGST होगा तो 100 करोड़, IGST होगा तो 100 करोड़। आई होप आपको ये समझा होगा। डन 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 बोलो यस सर, ओके, समझ में आया। अब देखो, ये तो प्री डिपॉजिट के बारे में हमने देखा। अब जब आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास यहाँ केस जारी है, तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल का बेंच कैसा बनता है, तो देखो सेंटर और स्टेट दो बेंच होते हैं। सेंटर बेंच को प्रिंसिपल बेंच कहा जाता है एट न्यू दिल्ली, ओके, वो अब एक बार मेरे साथ लर्न करो, सेंटर बेंच जो होता है उसको प्रिंसिपल बेंच कहा जाता है, और स्टेट बेंच कहा जाता है, ओके। अब यहाँ पे पहले ऐसा नहीं होता, पहले जब GST आया था तो नेशनल एंड एरिया बेंच ऐसे होते थे, अब नाम बदल गए 2 साल से, अब ये प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच होता था, ओके। तो सॉरी, प्रिंसिपल और स्टेट बेंच है। इसमें मेंबर कैसे होता है, यहाँ P का मतलब प्रेसिडेंट मैंने दिया हुआ है, प्रेसिडेंट होता है, JM का मतलब जुडिशियल मेंबर होता है एक, TM का मतलब एक टेक्निकल मेंबर होता है। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच जो होता है वो 4 मेंबर से बना होता है, प्रेसिडेंट होता है, जुडिशियल मेंबर यानी कोई मैजिस्ट्रेट वगैरह, टेक्निकल मेंबर ऑफ सेंटर, सेंटर का कोई एक टेक्निकल मेंबर जिसको GST लॉ समझता है, और स्टेट का एक टेक्निकल मेंबर, ऐसे 4 मेंबर्स होते हैं।
और स्टेट बेंच में अगर देखें तो दो जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक टेक्निकल मेंबर सेंटर से होता है और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट से होता है, ठीक है, जिसको लॉ समझ में आता है। तो इनके जुडिक्शंस क्या है? टू हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय ए और आर ए, मतलब आप ए या आर ए के अगेंस्ट में अपील फाइल कर रहे हो तो वो अपील सुनना इनका काम है। दूसरा, इन केसेस वेयर वन ऑफ द इशू इन्वॉल्व रिलेट्स टू प्लेस ऑफ सप्लाई, ये स्टार करना भाई साहब और ये अंडरलाइन करना, ये हाईलाइट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रिंसिपल बेंच के पास यहां पे अपील कब जाएगी? अपीलेट ट्रिब्यूनल के दो बेंच होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक स्टेट। प्रिंसिपल बेंच के पास अपील कब जाएगी? अगर आपकी जो ऑर्डर है उसमें वन ऑफ द पॉइंट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, आइदर पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा या आपके कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, वो 6-7 पॉइंट्स में आपका यहाँ पे एक पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा, तो एक भी पॉइंट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का है तो वो केस अब प्रिंसिपल बेंच हैंडल करेगा, स्टेट बेंच हैंडल नहीं करेगा। बी केयरफुल, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको लिखते आना चाहिए। और दूसरा, ओके, ये अमेंडमेंट है इस बार की और इसको भी अंडरलाइन करना। एजुडिकेशन मैटर, इसको भी अंडरलाइन करना, ये अमेंडमेंट है, ठीक है, जस्ट मिनट, ये तो हो गया। दूसरा, एजुडिकेशन मैटर रेफर्ड इन 171 टू एंटी प्रॉफिटरिंग एंड हियर द केस दैट मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। क्या था यहाँ पे? एंटी प्रॉफिटरिंग के लिए पहले ओके बेंच अलग था अंडर, ओके, यहाँ पे एंटी प्रॉफिटरिंग की केस जो थी सेक्शन 1 मिसलेनियस प्रोविजन में आती है, उसके लिए बेंच अलग था। लेकिन अब एंटी प्रॉफिटरिंग की केसेस जो है वो भी प्रिंसिपल बेंच हैंडल करेगा। क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का, प्रिंसिपल बेंच कौन कौन सी केसेस हैंडल कर सकता है? एक कि ऐसा केस जिसमें, सुनना, ऐसा केस जो ऑर्डर ए और आर ए की है, पॉइंट नंबर 1, ऑर्डर ए और आर ए की है जिसमें वन ऑफ द पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई है, या अगर एंटी प्रॉफिटरिंग का केस होगा तो वो प्रिंसिपल बेंच हैंडल करेगा, ये अभी ऐड किया हुआ है। नाउ स्टेट बेंच, बाकी सारी केसेस अगर उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट नहीं होगा तो वो केस अपीलेट ट्रिब्यूनल में स्टेट बेंच के पास जाएगी, सारी केसेस स्टेट बेंच के पास जाएगी। चलो, ये हमने देखा अपीलेट ट्रिब्यूनल का बेंच के पास केसेस कैसे जाएगी। अब एक पॉइंट मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा, कौन सा? यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड, ओके, ये स्टार करना, नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू हियर द अपील। वैसे देखो यहाँ पे टोटल 4 मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे भी 4 मेंबर्स होते हैं, पर यहाँ 2 जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक टेक्निकल सेंट्रल और स्टेट का होता है, एक एक, ठीक है। अब देखो, इफ टैक्स, आईटीसी, फाइन, फीस, पेनल्टी in any order appeal against is less than or equals to 50 lakhs and does not involve the question of law, दोनों पॉइंट अंडरलाइन करना, अमाउंट 50 लाख से उससे नीचे है और उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, देन अपील में बी हर्ड बाय सिंगल मेंबर विथ अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब चारों की जरूरत नहीं है। अगर अमाउंट 50 लाख या उससे कम है तो अपील जो है एक मेंबर भी सुन सकता है, चारों का होना जरूरी नहीं है, पर उसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। इन ऑल अदर केसेस एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए, एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर, बाकी सारे केसेस में एक जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर चाहिए। चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे अपील जो है, ओके, किस तरह से ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा। अब आ जाओ कुछ प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर तो रीड कर लेना आपने मेरे साथ। मैनर ऑफ फाइलिंग अपील एंड एप्लीकेशन ऑफ मेमोरेंडम, इट इज फाइल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा जब तक मैन्युअली अलाउड नहीं होता है। हाँ, ये दूसरा पॉइंट स्टार करना, इस पे क्वेश्चन आता है। एटी कैन रिफ्यूज एन अपील। अब देखो, अपील ए और आर ए की है और ए और आर ए की अपील फाइल करना है, तो क्या एटी कुछ केसेस में अपील रिफ्यूज कर सकता है? देखो, बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टार करना, यहाँ पे ये हाईलाइट ही कर दो। और पॉइंट क्या है देखो, वेयर अमाउंट ऑफ टैक्स, आईटीसी या डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी, फाइन, फीस, पेनल्टी डिटरमाइन बाय सच ऑर्डर इज अप टू रुपीज, यहाँ पे कितना, 50,000। मतलब अगर आपके ऑर्डर में टैक्स अमाउंट 50,000 या उससे कम होगी, आईटीसी अमाउंट 50,000 या उससे कम होगी, या डिफरेंस इन टैक्स आईटीसी 50,000 से कम होगी, या फाइन पेनल्टी का केस होगा तो अमाउंट 50,000 से कम होगी, तो वो केस में यहाँ पे अमाउंट कोई बड़ा नहीं है, इसलिए ट्रिब्यूनल ये फैक्ट्स को देख के डिसाइड करेगा कि केस एक्सेप्ट करना चाहिए या रिफ्यूज करना चाहिए। अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो वो केस रिफ्यूज कर सकता है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने वो केस अगर रिफ्यूज कर दी तो अब वो केस आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ट्रिब्यूनल देखेगा कि भाई कोई सीवियर केस है ही नहीं और इसमें कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 50,000 उससे कम का केस है, छोटा अमाउंट है, अननेसेसरी हमारा टाइम नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसके पास रिफ्यूजल का पावर है। उसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। ये मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? आपने तो अपील फाइल कर दी, आपने अपील में अपने ग्राउंड्स रखे कि भाई ये ग्राउंड्स है, उस ग्राउंड्स का जवाब तो चाहिए ना दूसरे पार्टी से,
तो दूसरा पार्टी उसका जवाब देता है इन मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। इसको इसलिए कहा जाता है क्रॉस ऑब्जेक्शन, मतलब आपने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया अपील में, तो दूसरी जो भी पार्टी होगी वो उसके क्रॉस ऑब्जेक्शन देगी। तो अगर आप टैक्स पेयर हो तो डिपार्टमेंट उसके क्रॉस ऑब्जेक्शन देगा, अपील फाइल करने वाला डिपार्टमेंट होगा तो टैक्स पेयर उसके क्रॉस ऑब्जेक्शन देगा। ओके, तो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन 45 डेज में फाइल होने चाहिए। एपीएल 06 में कॉन्डोनेशन हो सकता है। हाँ, फीस फॉर अपील हर 1 लाख पे 1000, लेकिन मैक्सिमम 25,000 से ज़्यादा फीस नहीं रहेगी और मिनिमम 5,000 से ज़्यादा फीस नहीं रहेगी। लेकिन ये वाला हाईलाइट करना, ये अमेंडमेंट है। अदर केसेस में मतलब फीस 5,000 इफ अपील इज फॉर ऑर्डर नॉट इन्वॉल्विंग टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी, फीस। मतलब क्या, अगर कोई ऐसी अपील है जिसमें फाइन भी नहीं, टैक्स भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं, पेनल्टी भी नहीं, लेकिन कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे अपील होगी, तो मिनिमम फीस 5,000 है और बाकी टैक्स वगैरह इन्वॉल्व होगा तो रेंज होता है यहाँ पे मिनिमम 5, मैक्सिमम 25, और ये मिनिमम 25, मैक्सिमम 25,000, ये अमाउंट डिसाइड होता है 1,000 फॉर एवरी 1 लाख रुपीस, उसके बेस पर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफर वो तो ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रांसफर वगैरह कर सकता है। डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, अब ये डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन समझ लो। इफ ऑर्डर इज अपलोडेड ऑन पोर्टल, अपील इज फाइल्ड ऑन द डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट। अब देखो क्या है, ऑफिसर ने ये जो ऊपर ऑर्डर है एडजुडिकेशन ऑर्डर, वो पोर्टल पे अपलोड कर दी है, तो फिर आपके पास जो भी टाइम लिमिट है 3 मंथ्स कॉन्डोनेशन या 6 मंथ्स और 1 मंथ, या यहाँ पे 3 + 3 मंथ्स, जो भी अपील आप फाइल कर रहे हो एटी के पास अगर आप अपील फाइल कर रहे हो तो अपील फाइल करते आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग अपील प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मानी जाएगी। इफ नॉट अपलोडेड, अपीलेंट मस्ट सबमिट or uploaded self-certified copy within 7 days of APL 05 or 07 and date of provisional acknowledgement become the filing the date. If submit after 7 days, the filing date is date of uploading of self-certified copy. ये वाला पॉइंट समझ लो। आपने फॉर्म भर दिया अपील का APL 05 और APL 07 जो भी है, अपील का फॉर्म भर दिया। सर ये फॉर्म कहाँ देखा था? ये हमने यहाँ देखा था। अगर एग्रीड पर्सन फाइल करता है तो APL 05 और डिपार्टमेंट फाइल करता है तो APL 07। आपने अपील का फॉर्म फाइल कर दिया, फाइल करने के बाद ऑर्डर तो अपलोडेड नहीं है, तो फिर वो ऑर्डर की जेरॉक्स कॉपी सेल्फ सर्टिफाइड होती है और वो आपको सबमिट करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। अगर 7 दिन के अंदर आपने उसकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी सबमिट कर दी तो वो केस में जिस दिन अपील की एक्नॉलेजमेंट मिलती है, जैसे ही आप APL 05 या 07 फाइल करते हो तो एक एक्नॉलेजमेंट आती है पोर्टल से, वो डेट आपकी अपील की डेट मानी जाएगी। लेकिन अगर 7 डेज में आप सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे पाए तो जिस दिन सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी दोगे वो अपील की डेट मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां से 1 साल के अंदर ऑर्डर फाइनल करना है ना, तो वो अपील की डेट मानी जाएगी। तो उसके बाद में फाइनल एक्नॉलेजमेंट इन APL 02 इज इशूड आफ्टर डिफेक्ट रिमूवल इन ऑल अबव केसेस एंड अपील इज ट्रीटेड एज फाइल ओनली व्हेन फाइनल एक्नॉलेजमेंट इज इशूड। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ 80 का, अब देखो ऑर्डर ऑफ 80 में ऑर्डर की क्या प्रोसीजर है ये पढ़ा होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर बाय 80 ये स्टार करना, ये पढ़ के जाना, और विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ये भी पढ़ के जाना। पहले ऑर्डर देखते हैं फिर उसका रेक्टिफिकेशन देखते हैं। और आपने अगर ऑर्डर यहाँ पे अपील फाइल की होगी तो क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल पास सच ऑर्डर देयरऑन एज इट थिंक फिट, कंफर्मिंग, मॉडिफाइंग और एनलिंग द डिसीजन और ऑर्डर अपील अगेंस्ट। तो जो भी यहाँ पे 80 ऑर्डर देगा, मे बी ओरिजिनल ऑर्डर को कंफर्म कर देगा, मॉडिफाई कर देगा या एनल कर देगा। ओके, रेफर द केस बैक, हाँ ये स्टार करना, रेफर द केस बैक AA और रेफर द केस बैक टू AA और RA और टू ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन। अब डिफरेंस समझ लो, अगर आपकी अपील AA के पास है तो ये केस वापस नहीं भेज सकता। कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐसे मिले कि जहां जो पॉइंट ऑफिसर ने कंसीडर नहीं किए थे तो वो फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता, वो खुद ही कंसीडर करके ऑर्डर फाइनल करेगा। लेकिन ट्रिब्यूनल को अगर ऐसा लगा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो AA ने, RA ने या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंसीडर करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की, और इसके वजह से यहाँ पे जो टैक्स पेयर या एग्रीड पर्सन है या डिपार्टमेंट है उसका नुकसान हो गया, तो वो यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल केस वापस भेज सकता है कि वापस ले, वापस से सारे फैक्टर को कंसीडर कर और फिर से रीएडजुडिकेट कर, तो ये केस वापस भेज सकता है। टाइम लिमिट, ओके, तो यहाँ 1 ईयर के अंदर इसको ऑर्डर देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ ऑर्डर वो सबके साथ शेयर करेगा, AA RA के साथ। बाइंडिंग इफेक्ट ये स्टार करना, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं।
एवरी ऑर्डर पास बाय एटी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज अनलेस डिस्प्यूट इज टेकन टू द हायर अपीलेट फोरम। मतलब अगर एटी ने कोई ऑर्डर दिया अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, तो इसको आगे अगर अपील नहीं फाइल किया तो ये बाइंडिंग रहेगी, आगे अगर अपील फाइल नहीं किया तो ये बाइंडिंग रहेगी। डन 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 डन। ना उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट, एनी ऑर्डर मेड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी एनफोर्स्ड बाय इट इन अ सेम मैनर एज इट इज द डिक्री ऑफ द कोर्ट इन सूट पेंडिंग देयरिन। अब मैं आपको बताता हूँ ये पॉइंट क्यों दिया गया। ये एए और अपीलेट ट्रिब्यूनल को क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी माना जाता है। अब ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी क्यों, क्या होता है, ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, ये बाय एक्ट बना है। मतलब ये जो बेंच तैयार किया उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, एक जुडिशियल मेंबर होगा, 2 टेक्निकल मेंबर होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया, ये हमने एक्ट में प्रोविजन डाली हुई है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ जुडिशियल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे जो एक्ट है उस एक्ट से बना हुआ जुडिशियल है, इसलिए इसको क्वाजी जुडिशियल कहा जाता है। तो अब बहुत सी बार ये सवाल आ जाता है कि भाई ट्रिब्यूनल तो कोर्ट ही नहीं है, क्वाजी जुडिशियल है, इसलिए क्या उसका ऑर्डर बाइंडिंग रहेगा? हाँ, उसका ऑर्डर बाइंडिंग रहेगा। वो ऐसा माना जाएगा जैसे कोर्ट का ही ऑर्डर है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया है, और उस ऑर्डर को जितना इंपॉर्टेंस दिया है उतना ही इंपॉर्टेंस हमारे ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को रहेगा। यार ये समझा कि नहीं समझा? नाउ नेक्स्ट, ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन पिनल कोड। इवन दो ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, ये एक्ट में बनी हुई अथॉरिटी है, लेकिन जहां तक देखा जाए सारी प्रोसीडिंग वैसी चलेगी जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है इंडियन पिनल कोड में, और उनके पास पावर भी वैसे रहेगी। चलिए, इसके ऊपर कोई छोटा छोटा क्वेश्चन आया तो ठीक है, अदरवाइज ओके। ये सेकंड वाला पार्ट जो है रेक्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर बाय एटी, एटी में अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट so as to rectify any error apparent on the face of the record. If such error is noticed in the order by own accord, or it brought to notice by CGST, SGST, UT, GST commissioner or any other party to appeal within 3 months from the date of order. अब बताओ, मेरे एक केस में ऐसा हुआ, जो वैसे तो बहुत सी बार होता ही है, पर एक केस बताता हूँ। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने लिखा कि भाई आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% से। अब 18 का टाइपोलॉजिकल करते वक्त ओके 81 हो गया, 18 होना चाहिए था तो 81 हो गया। अब ऑर्डर आ गई 81%, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स पता चली कि भाई ये क्लियर कट मिस्टेक है, रिकॉर्ड से पढ़ती ही दिख रही है कि मिस्टेक है। तो वो केस में यहाँ पे इमीडिएट वो खुद ही ट्रिब्यूनल को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, या किसी को जो पार्टी जो अपील में एग्रीड है उसने बताया कि सर आपने तो 81 लिख दिया इंटरेस्ट, जबकि 18 लिखना चाहिए था, या CGST SGST ऑफिसर ने बताया। तो ऐसी कोई मिस्टेक जो क्लियर कट दिख रही है कि अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स है, तो वो मिस्टेक वो रेक्टिफाई कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। 3 महीने के टाइम पीरियड में वो रेक्टिफाई कर सकता है। नाउ अब मैं आपको कह देता हूं, वो सिर्फ वही मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकता है जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स है, वो अपने डिसीजन नहीं बदल सकता। समझ लो उसने कह दिया कि इट्स नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई, फिर बाद में 80 को समझ में आया नहीं ये तो सप्लाई है, पर अब डिसीजन दे दिया नॉट अ सप्लाई, तो अपने डिसीजन को बदल सकता है क्या? नहीं, उतनी डिग्निटी रखी है, क्योंकि अगर वो अपने ही डिसीजन को बदलता रहेगा तो लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, इसलिए वो उसमें तो अमेंडमेंट नहीं कर सकता जो डिसीजन फाइनल है। हाँ, कोई ऐसी मिस्टेक जो अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स है, दिख रही है कि वो क्लियर मिस्टेक है, तो उसको चेंज कर सकता है, पर डिसीजन नहीं बदल सकता। इफ अमेंडमेंट हैज द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग द रिफंड और ITC, अदरवाइज इंक्रीजिंग द लायबिलिटी, देन पार्टी हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर कोई वो ऐसी अमेंडमेंट करता है जो अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से कोई भी लायबिलिटी बढ़ गई, मे बी टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फाइन की, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला विड्रॉल ऑफ अपील और अप्लीकेशन। अब कभी कभी क्या होता है, ट्रिब्यूनल में आपने अपील तो फाइल कर दी या डिपार्टमेंट ने अपील फाइल कर दी, लेकिन विड्रॉ करना है, मतलब आपको नहीं जाना है ट्रिब्यूनल में और आगे आपको विड्रॉ करना है, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं विड्रॉ। देखो, अप्लाई इन APL 0507W बिफोर इशू एन ऑर्डर बाय 80। हाँ, ये जो ऑर्डर आएगी ना, इसके पहले, ऑर्डर आने के पहले विड्रॉ कर लो। तो बिफोर इशू एन ऑर्डर आप अप्लीकेशन दो और विड्रॉ कर सकते हो। फाइल इट फ्रेश इन ओरिजिनल टाइम लिमिट इफ फाइनल एक्नॉलेजमेंट इन APL 02 इज इशूड। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, हम भी ऐसे कंसल्टेंट है कि अपील फाइल कर देते, फिर सोचते कि नहीं 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 ग्राउंड सही नहीं है, विड्रॉ कर ले और फिर से फ्रेश फाइल करते हैं। फ्रेश भी फाइल कर सकते हो, पर टाइम लिमिट वही होनी चाहिए ओरिजिनल 3+3 months। विड्रॉल नीड अप्रूवल ऑफ 15 days ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। अब देखो, मैंने विड्रॉल का एप्लीकेशन फाइल कर दिया अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, क्यों विड्रॉ कर रहा हूँ उसके रीजन भी दिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल कहता है ठीक है,
विड्रॉल के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल कहता है ठीक है ओके विड्रॉ कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल 15 डेज के अंदर परमिट करेगा विड्रॉल का तो ही विड्रॉ हो सकता है, आपके मन मर्जी पे नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक जो है ट्रांसफर ऑफ ऑर्डर इफ डिफरेंस इन ओपिनियन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके ये आपने रीड कर लेना कि बेंच में अगर डिफरेंस इन ओपिनियन होगा तो दूसरे बेंच के पास ऑर्डर शिफ्ट हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, डन 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 डन। चलो ये पूरी प्रोसीजर हमने ऐसे देख ली। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो है वो जाएगा किसके पास, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार। अगर इफ ऑर्डर ऑफ 80 जो प्रिंसिपल बेंच का है, अगर ऑर्डर प्रिंसिपल बेंच का है, अच्छा प्रिंसिपल बेंच का ऑर्डर कब होता है, जब वन ऑफ द पॉइंट उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हो। अगर वन ऑफ द पॉइंट उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हो तो वो प्रिंसिपल बेंच का ऑर्डर बनता है। तो अपील शैल बी लाई टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय प्रिंसिपल बेंच। ध्यान से रखना, अगर प्रिंसिपल बेंच ने ऑर्डर दिया होगा तो आपका ऑर्डर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। इन शॉर्ट वन ऑफ द पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा या एंटी प्रॉफिटिंग मेजर वाला ऑर्डर होगा तो वो हाई कोर्ट के पास नहीं जाएगा, प्रिंसिपल बेंच का ऑर्डर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अपील में जाएगा। दूसरा, यहां पे अगर इफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टेट बेंच के होंगे, मतलब बाकी सारे ऑर्डर स्टेट बेंच की ऑर्डर होगी तो फिर वो हाई कोर्ट के पास जाएगी। अपील शैल बी हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय स्टेट बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट के पास जाएगी। हाई कोर्ट में जब अपील फाइल होगी तो फॉर्म होगा APL 08, टाइम लिमिट होगी 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर अपील अगेंस्ट इज रिसीव्ड बाय द एग्रीड पर्सन। जिस दिन एग्रीड पर्सन को ऑर्डर आ गई, कम्युनिकेट होगी, वहां से 180 डेज। और उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ स्टार करना, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना जरूरी है। यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल की ऑर्डर हाईकोर्ट के पास तभी जाएगी जब उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। सर ये सब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है कि वो इंटरप्रिटेटिव मैटर से रिलेटेड है। अब ये इंटरप्रिटेटिव मैटर क्या होता है तो मैं आपको ये बता दूं। इंटरप्रिटेटिव मैटर मतलब अभी तक वो इंटरप्रिटेशंस किसी ने फाइनल नहीं किए, या अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग डिसीजंस दिए, या उसके ऊपर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, तो फिर हाई कोर्ट कहता है कि हाँ ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लाओ मैं देखता हूं, तो उसको कहा जाता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये हाई कोर्ट एंटरटेन करेगा। अब हाई कोर्ट से अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। अपील शैल बी लाई टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट विच हाई कोर्ट सर्टिफाइड फिट वन फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब ये वाला पॉइंट समझ लो, सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑर्डर की अपील्स आती है। एक अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, या हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। लेकिन ये वाला पॉइंट ध्यान से समझ लो, हाई कोर्ट जब ऑर्डर देता है, हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है और वो ऑर्डर लिख रहा है, तो हाई कोर्ट फाइनल ऑर्डर देते वक्त आखिरी पैरा में लिखता है कि अगर एग्रीड पर्सन सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहे तो जा सकता है। हमारा ऑर्डर ये है, पर जो भी एग्रीड पर्सन है उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वो जा सकता है। अगर हाई कोर्ट ने ये लिखा होगा और ये सर्टिफाई करके दिया होगा तो ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने ये नहीं लिखा होगा या सर्टिफाई करके नहीं दिया होगा तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हाई कोर्ट की ऑर्डर नहीं जाएगी। थोड़ा उसको अलग ढंग से बताता हूं, कोई भी हाई कोर्ट की ऑर्डर हम सिंपली अपील कर सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में? नहीं। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। सम ड्यू टू बी पेड नॉट विस्टैंडिंग अपील एक्सेट्रा। देखो, सम ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑन ऑर्डर पास बाय प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट शैल बी पेबल इररिस्पेक्टिव फैक्ट दैट अपील इज प्रीफर्ड टू हायर अथॉरिटी। ये भी बहुत अच्छी प्रोविजन है। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अमाउंट फाइनल कर दी और वो गवर्नमेंट को पेबल है, तो लॉ क्या कहता है? सेक्शन 119 कहता है कि अगर कोई ऑर्डर पास कर दी सुप्रीम कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने या हाई कोर्ट ने, और उसकी वजह से अमाउंट ड्यू आ रहा है और गवर्नमेंट को पेबल है, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर क्यों ना हाई कोर्ट में अपील कर रहे होगे या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे होगे, आपको पहले वो पैसा देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि रुको अभी नहीं देता हूं पैसा, मैं अपील फाइल कर रहा हूं हाई कोर्ट के पास या मैं सुप्रीम कोर्ट के पास अपील फाइल कर रहा हूं, मैं नहीं दूंगा। ऐसा नहीं, पैसा आपको पहले देना पड़ेगा और उसके बाद में ही आप अपील फाइल कर सकते हो। या सेकंड, हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई अमाउंट पेबल आया तो वो पैसा पहले देना पड़ेगा, बाद में ही आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये वाला पॉइंट अच्छा है, ये भी स्टार्ट करना। चलो, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट तक का पूरा कंप्लीट फ्लो कैसा है और कैसे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। अब कुछ एडिशनल सेक्शंस और रूल्स मैं आपको पढ़ाता हूं। रूल 112, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल।
ना, समझ लो आपने एक मोटर व्हीकल खरीदा, ठीक है। अब वो मोटर व्हीकल आपने जो है खरीदा फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, ओके। और मोटर व्हीकल्स जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, पर आपने फॉर फर्दर सप्लाई खरीदा होगा या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए खरीदा होगा। डिपार्टमेंट की स्क्रूटिनी हो गई और डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हमने कहा सर ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, हमारे एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट करते तो हम उसके ऊपर चार्ज लगाते हैं एम्प्लॉय को। नो, डिपार्टमेंट ने बात नहीं मानी और तुम्हारा क्रेडिट डिनाई कर दिया। अब जब उन्होंने नोटिस दी तब हम एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाए कि हम एक्सेप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाए और बंदे ने जो है हमारे अगेंस्ट में फाइनल कर दिया ऑर्डर कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा क्रेडिट डिनाइड। अब अलग अलग रीज़न हो गए कि जिसकी वजह से मैं एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाया। जब मुझे रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया ऑन शो कॉज नोटिस और उसने ऑर्डर फाइल कर दिया, मैं ऑर्डर एए के पास या ट्रिब्यूनल के पास या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गया। समझ लो मेरा ऑर्डर एए के पास है या एटी के पास है और मैं वहाँ कोर्ट में कह रहा हूँ कि सर मैं एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता हूँ यहाँ पे कि मैं वो एक्सेप्शंस के लिए मोटर व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट मेरे एविडेंस मैंने तब नहीं प्रोड्यूस किए पर अभी मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ एविडेंस। जनरल प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल जब शो कॉज नोटिस आई थी उसके रिप्रेजेंटेशन में प्रोड्यूस नहीं किए तो बाद में ट्रिब्यूनल, एए, एटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करता है, बाद में अलाउ नहीं करता है एज पर दिस रूल, क्योंकि फैब्रिकेटेड हो गए, मैनिपुलेटेड एविडेंस हो गए, तुमने इतने टाइम में मैनिपुलेट करके लाए होगे, तो बाद में अलाउ नहीं करता है। लेकिन कुछ केसेस में वो बाद में भी अलाउ कर सकता है, बाद में भी अलाउ कर सकता है। कौन से केसेस में? पहली लाइन तो आपकी ऐसी होनी चाहिए, अपीलेंट शैल नॉट बी अलाउड टू प्रोड्यूस बिफोर ए और एटी एडिशनल एविडेंसेस वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री। जो एविडेंसेस आपने ओरिजिनली जब केस लगी थी तब प्रोड्यूस नहीं किए तो वो अब अलाउ नहीं करेगा आपको। लेकिन एक्सेप्शन, इन फॉलोइंग केसेस प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंसेस शैल बी अलाउड। कौन सी? पहला, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी रिफ्यूज टू एडमिट द एविडेंसेस विच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड। हाँ, अगर मैं प्रूव कर दूं एज ए एग्रीड पर्सन कि भाई सर मैंने तब भी इनको एविडेंस दिए थे, इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किए, तो ट्रिब्यूनल बेंच पूछेगा क्यों एक्सेप्ट नहीं किए, क्या रीज़न, आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने तब दिए थे और एक्सेप्ट नहीं किए? यस सर, मेरे पास प्रूफ है, ये एविडेंसेस मैंने बाय मेल भेजे इनको, लेकिन इन्होंने डिनाई कर दिए एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए एविडेंसेस बाय मेल भेजना। और ट्रिब्यूनल बोलेगा बताओ वो मेल आपने बता दिया, अरे हाँ तुमने तो दिए थे पर ये एविडेंसेस इसने लिए ही नहीं, तुम तो कार जो है एक्सेप्शन के लिए यूज़ कर रहे थे जिसके सारे एविडेंस तुमने दिए पर डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिए। अगर डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिए या लोअर कोर्ट अथॉरिटी ने डिनाई कर दिए तो वो केस में अपीलेट ट्रिब्यूनल भी उसको कंसिडर करेगा, फिर वो कंसिडर करेगा कि चलो अब लाओ, इसने नहीं कहा ना फिर लाओ, मैं देखता हूँ क्या है। तो दूसरा, अपीलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग एविडेंस कॉल्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी। सर मैं वो तब एविडेंस इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर पाया क्योंकि कोविड आ गया, कोविड में मुझे वो डॉक्यूमेंटेशन और सीए के सर्टिफिकेट नहीं मिले, तो मुझे सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिला और इन्होंने इमीडिएट ऑर्डर फाइनल कर दिया। अच्छा, आपको सफिशिएंट टाइम नहीं दिया? नहीं सर नहीं दिया, देखो ओके शो कॉज नोटिस के 5 दिन में ऑर्डर फाइनल कर दी, मुझे थोड़ा टाइम तो देना था एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल कहेगी कि ठीक है लाओ मैं देखता हूँ एडिशनल एविडेंस। थर्ड, appellant was prevented by sufficient cause from producing evidences relevant for any ground of appeal to adjudicating authority or appellate authority। अब उसके कोई ग्राउंड ऑफ अपील के एविडेंस हो गए और उसके लिए भी टाइम नहीं दिया गया। और लास्ट, adjudicating authority appellate authority has made order appeal against without giving sufficient opportunity to appellant to produce evidences। या फिर adjudicating authority ने या ए ने उसको sufficient टाइम ही नहीं दिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये 4 केसेस हो गए। पहला, डिनाई कर दिया। दूसरा, ओके कुछ रीजन की वजह से यहाँ पे टैक्स वे प्रिवेंटेड टू प्रोड्यूस, कोविड आ गया, कोई रीजन हो गया, व्हाट एवर इट में भी, या अकाउंटेंट बीमार पड़ गया या वो हॉस्पिटलाइज था, इसलिए कुछ रीजनेबल कॉज की वजह से वो विद इन टाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाया, या कोई ग्राउंड के एविडेंस हो गए तो वो नहीं दे पाया, या फिर ऑफिसर ने उसको सफिशिएंट टाइम ही नहीं दिया प्रोड्यूस करने के लिए, तो फिर वो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं एडिशनल एविडेंस। एडिशनल एविडेंस मीन्स एविडेंस अदर देन एविडेंस प्रोड्यूस बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, वो तो ठीक है, इसको एडिशनल एविडेंस कहा जाएगा। आई होप आपको समझा होगा। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? तो मतलब जब भी यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर एए के पास केस है तो रिलेटिव एम्प्लॉय या एडवोकेट सीए, सीएमए, सीएस या आईडीटी गैजेटेड ऑफिसर
और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। इनका डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? पर्सन डिसमिस और रिमूव फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, तो वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पर्सन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस अंडर लॉ, या पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, और पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट, ये पढ़ के जाना, ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेटिव बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ लॉ, ठीक है। वैसे तो देखो ए के पास और एटी के पास एम्प्लॉय भी रिप्रेजेंट कर सकता, और एज अ सीए सीए में हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है तो वो एडवोकेट होना जरूरी है। ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील कान बी फाइल, स्टार करना, कौन सी ऐसी ऑर्डर है जिसकी अपील फाइल हो ही नहीं सकती? ऑर्डर पहला, ऑर्डर ऑफ कमिश्नर ऑर्डर फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर। आपकी प्रोसीडिंग एक ऑफिसर से निकाल के दूसरे ऑफिसर को दे दी, तो आपने अपील फाइल कर दिया, ऐसे कैसे? वो ऑफिसर के साथ मेरी सेटिंग थी, तुमने कैसे दूसरे को शिफ्ट कर दिया? नहीं, वो अपील एक्सेप्ट नहीं होगी। दूसरा, ऑर्डर ऑफ सीजर रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट, अगर आपका सेक्शन 67(2) में सर्च और सीजर हुआ होगा, या सेक्शन 129 में आपका सॉरी सेक्शन 67(1) रीड विद सेक्शन 129, ओके, उसमें सर्च और सीजर हुआ होगा, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं फाइल कर सकते। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, आपको सजा दी गई होगी, तो प्रोसिक्यूशन की अपील नहीं फाइल होती है। और ऑर्डर अंडर सेक्शन 80 रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स और इंस्टॉलमेंट, मतलब क्या? सेक्शन 80 अगर डिमांड चैप्टर देखते हो तो 24 इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है और एक्सटेंशन में मिलता है, पर आपको 24 नहीं 5 ही इंस्टॉलमेंट दी गई टैक्स पे करने के लिए, तो उसका अपील आप फाइल नहीं कर सकते। रट्टा मार लेना, एग्जाम में आए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आंसर लिखो, मार्क्स लो, ठीक है, तो आप अपील नहीं फाइल कर सकते। अब नीचे एक सर्कुलर दिया है, ये इसमें रिसेंट सर्कुलर भी आ गया 24 का, ओके, अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। अब देखो कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, समझ लो। यहाँ पे वी स्मार्ट एकेडमी का टर्नओवर जो है एजुकेशन सेक्टर में समझ लो 100 करोड़ से, और दूसरा एक नई एकेडमी है, और वो नई एकेडमी का टर्नओवर जो है यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ 50,000 है। अब क्या हुआ कि ऑफिसर ने वो नई एकेडमी के अगेंस्ट में एक्शन ले लिया कि भाई तुमने ये जो है मटेरियल इज़ अ कंपोजिट सप्लाई, आप अलग से नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी एकेडमीज जो है यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट जो है अलग से लिखती है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं देती है, क्योंकि मटेरियल सोल्ड एजुकेशनल बुक एग्जम्प्ट होता है, इसलिए उसको अलग से लिख के एग्जम्पशन ले लेती है, जबकि वो पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई ट्रेनिंग एंड कोचिंग है, तो प्रिंसिपल सप्लाई में जाना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है आपको बताओ क्या? ऐसे केस में डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया। अब डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट में एक्शन ले लिया, ए के पास केस चले गया, ए ने जो है समझ लो ए ने उसके फेवर में केस दे दिया कि नहीं बराबर है, तो आपने मटेरियल कॉस्ट अलग से लिखा, वैसे तो गलत है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मटेरियल कॉस्ट आपने अलग से लिखा, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अब वो 50,000 60,000 की केस थी, इसलिए डिपार्टमेंट ने आगे 80 में नहीं गया। अब आगे 80 में नहीं गए क्योंकि क्या टाइम वेस्ट करे छोटे केस के लिए 80 का, तो क्योंकि ऐसी छोटी छोटी केसेस अगर 80 के पास चले गए तो 80 का टाइम ही हो जाएगा, तो कहीं तो रिस्ट्रिक्शन बांधना जरूरी है। तो रिस्ट्रिक्शन दिया, रिस्ट्रिक्शन क्या दिया? मॉनेटरी लिमिट उन्होंने कि अगर अमाउंट 20 लाख या उससे नीचे होगा तो 80 एंटरटेन नहीं करेगा। एक मिनट, मतलब 20 लाख, सॉरी 20 लाख या उसके नीचे की ऊपर की केस होगी तो 80 के पास लेके जाओ, यानी वो ये बाइंडिंग लिमिट अपने ऑफिसर पे डाल रहा है कि 20 लाख के नीचे वाले केसेस कितने भी सही होगा गलत होगा, मत जाओ 80 के पास, टाइम वेस्ट हो जाएगा और आएगा कुछ नहीं और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। जो ए ने ऑर्डर दे दिया वो फाइनल, ए मतलब अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया वो फाइनल। वैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए लिमिट फिक्स किया, इस लिमिट के ऊपर होगा तो जाओ। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। फिर अब समझ लो जो छोटी एकेडमी है उसका केस आगे अपीलेट अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन दिया उसके आगे डिपार्टमेंट गया ही नहीं, छोटा केस था क्योंकि लिमिट है 20 लाख की, 50,000 का केस है। और सीबीआईसी सर्कुलर कहता है कि अगर अमाउंट 20 लाख से उसके ऊपर होगा तो जाओ ट्रिब्यूनल के पास, तो डिपार्टमेंट ने छोड़ दिया वो केस को। वी स्मार्ट जिसका ह्यूज टर्नओवर है, अब मैंने कहा कि भाई उसको कैसे अपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दिया कि मटेरियल कॉस्ट अलग है, तो वी स्मार्ट ने भी मटेरियल अलग करना शुरू कर दिया, कंपोजिट सप्लाई नहीं, मटेरियल अलग एग्जाम्पल लो कि एग्जाम्प्ट है। मेरे अगेंस्ट में केस लग गया वापस से। फिर मैंने डिपार्टमेंट को पूछा तुम मेरे अगेंस्ट में कैसे केस लगा रहे? भाई अभी तुमने वो छोटे एकेडमी के अगेंस्ट में केस लगाया था और वहां तुमने आगे अपील नहीं फाइल की, मतलब तुमको वो एक्सेप्टेड था कि मटेरियल अलग है। अगर मटेरियल अलग है, तुमको एक्सेप्टेड था, तो तुम मेरे केस में कैसे लगा रहे? तुमको अगर वहां एक्सेप्टेड नहीं होता तो तुम उसकी अपील फाइल करते।
पर तुमने उसकी अपील फाइल नहीं किया ट्रिब्यूनल के पास, तो फिर मतलब ही एक्सेप्टेड है, तो मेरे अगेंस्ट में केस कैसे लगा रहे हैं? तो यहाँ पे ये सेक्शन 120 डील विद सर्कुलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कहता है कि सबसे पहले तो ये मोनेटरी लिमिट समझ लो। ये मोनेटरी लिमिट ये है कि 20 लाख या उससे नीचे की केसेस होगी, कितना भी टैक्स पेयर गलत हो, पर जो ए ने डिसीजन दे दिया वो फाइनल, या कितना भी डिसीजन ए का गलत हो सही हो उससे लेना देना नहीं, वो फाइनल। क्योंकि 20 लाख के ऊपर का केस आप लेके जाओ ट्रिब्यूनल, 1 करोड़ के ऊपर का केस लेके जाओ हाई कोर्ट, और 2 करोड़ के ऊपर का केस लेके जाओ सुप्रीम कोर्ट। ये रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉपर ऑफिसर है। पर नीचे दिया नॉट फाइलिंग एक्सेप्शन, a CGST officer can still file appeal in other cases involving similar issue even if they didn't file due to monetary limit. Didn't file appeal लिखना, appeal due to monetary limit, not filing of appeal लिखना है यहाँ पे, appeal। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है। वो ऑफिसर ने अपील नहीं लेके गया एटी के पास क्योंकि 50,000 का केस था उसका, तो क्या वो अदर सिमिलर इश्यू पे अदर इस पे एक्शन ले सकता है? कि बिल्कुल वी स्मार्ट पे ले सकता है। ओके, क्योंकि वो अपील में इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया, कौन सही था कौन गलत था उस पर तो वो उसने डिसीजन ही नहीं लिया, हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। दूसरा, नॉन एक्वेसेंस, पार्टी इन अपील और एप्लीकेशन कैन नॉट आर्ग्यू दैट सीजीएसटी ऑफिसर अग्रीड विद द डिसीजन जस्ट बिकॉज दे डिडंट फाइल अपील ड्यू टू दिस लिमिट। वी स्मार्ट एकेडमी जो पार्टी रहेगी अपील में, जब वी स्मार्ट के अगेंस्ट में केस लगेगा तो मैं कोर्ट के सामने ये नहीं कह सकता कि देखो ना उसके अगेंस्ट में अपील नहीं गई, मेरे अगेंस्ट में अपील आ गई, ऐसा तो नहीं चलेगा, तो वो नहीं कर सकता। और ट्रिब्यूनल या कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसे पॉइंट को। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे पूरा अपील प्रोसीजर। बेटा मैंने चार्ट में बहुत अच्छे से आपको बना के दिया है, ये फ्लो इतना बढ़िया है ना कि आपको दिमाग में फिट कर देगा। ओके, और ये फ्लो से जाओगे तो पूरा चैप्टर आपका 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, डन डन आर डन। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर खत्म किया और हमारा ये चैप्टर था अपील रिव्यू एंड रिवीजन। सो दोस्तों, अगर आपको ये रिवीजन अच्छी लगी होगी तो देर किस बात की, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डन, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे रिवीजन वीडियो में। रिवीजन वीडियोस आप देखते रहो, बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने यहाँ पे रिवीजन कर लिए हैं। ओके, और अब 2-3 चैप्टर्स ही बचे जिसके रिवीजन हमें करना है, वो भी प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन वगैरह, रिटर्न वगैरह, जो ऑलरेडी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, इनवॉइस रिटर्न वगैरह, तो वो मैं कवर कर लूँगा। लेकिन हाँ, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो जरूरी है फाइनल लेवल पे उसके तो हो गए हमारे रिवीजन। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट रिवीजन जल्द से जल्द आपके लिए आएगा, तब तक ये अच्छे से कर लो। और क्या कर रहे हो अभी अच्छे से रिवाइज हो गया ना, लो क्वेश्चन यार, क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो। ओके, ट्राई करो, सॉल्व करो। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चंस आप सेल्फ ट्राई करो। ओके, अगर आप सेल्फ ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।